हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फेज इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है और कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है और कैसे होता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके पूरे लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेज आते हैं। तो इन जनरल जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वह प्लांट्स हैं चाहे वह एनिमल्स हैं, यदि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लाइफ साइकिल में टोटल 3 फेज आते हैं। तो पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज। तो पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, तो जुवेनाइल फेज। और दूसरा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज, तो दूसरा फेज होगा रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरे फेज की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा फेज होगा सेनिसेंस फेज। सेनिसेंस फेज। तो नेक्स्ट फेज होगा सेनिसेंस फेज। ये टोटल 3 फेजेज होते हैं। तो पहला फेज कहलाएगा जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा फेज कहलाएगा सेनिसेंस फेज। जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ये 3 फेजेज आते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक फेज की बात करते हैं। तो सबसे पहला लाइफ साइकिल में जो पहला फेज आता है तो वो फेज होता है जुवेनाइल फेज ना, जिसको आप हिंदी में बच्चा कहते हैं। तो जुवेनाइल फेज, तो जुवेनाइल फेज की अगर हम बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, तो इस फेज को हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव क्यों कहते हैं, नाम से क्लियर है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के पहले का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ये ऐसा फेज होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो उसमें पाए जाने वाले जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जैसे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, मतलब मेच्योर नहीं होते हैं। पर्सन अनेबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, मतलब जो है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इस फेज में रहता है तो उसमें बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से मेच्योर नहीं होती है। तो ये फेज होता है 1 से लेकर के प्यूबर्टी तक, 1 ईयर से लेकर के 11, 12, 13 साल तक, 14 साल तक यह फेज होता है। मतलब प्यूबर्टी के पहले का जो फेज है उसी फेज को हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। अच्छा, इसी फेज को हम प्लांट्स में कहते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज, तो इसी फेज का दूसरा नाम होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द वेजिटेटिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज टर्म हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे, प्लांट्स के लिए टर्म यूज करेंगे वेजिटेटिव फेज। अच्छा, इस फेज आप कह सकते हो दिस फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, है ना, दिस फेज एंड ऑफ दिस फेज। इस फेज का एंड मतलब इस फेज का खत्म होना, तो किसका शुरुआत होता है, तो एंड ऑफ, आप कह सकते हैं एंड ऑफ, है ना, एंड ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो एंड ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, तो कह सकते हैं एंड ऑफ जो है जुवेनाइल फेज ना, जुवेनाइल फेज। तो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जुवेनाइल फेज क्या है, तो जुवेनाइल फेज जहां पे खत्म होता है वहीं से रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है। मतलब आप कह सकते हैं प्यूबर्टी 12 साल में होता है, तो 11-12 साल का जो एज है वो जुवेनाइल फेज का एंड है। और आफ्टर द प्यूबर्टी मेच्योरेशन शुरू हो जाता है, ऑर्गन मेच्योर हो जाते हैं, जो है मेच्योरिंग फेज या रिप्रोडक्टिव फेज शुरुआत हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसको एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द
marks the beginning of the reproductive phase। तो अगर हम इस फेज की बात करें तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे टेस्टिज है, ओवरी है ना, जो भी सेक्स ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये कैसे रहते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इमेच्योर रहते हैं। कैसे होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इमेच्योर होते हैं। कहने का मतलब टेस्टिज तो होता है, लेकिन टेस्टिज में स्पर्म नहीं बन रहा होता है। ओवरी तो होता है, लेकिन ओवरी में ओवम नहीं बन रहा होता है। तो आप कह सकते हो इस फेज में नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, है ना, नो फॉर्मेशन, नो मेचुरेशन ऑफ गैमीट, मेचुरेशन ऑफ गैमीट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो इस फेज में पर्सन अनेबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, मतलब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। तो आप कह सकते हो पर्सन अनेबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, पर्सन अनेबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, मतलब पर्सन में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। ये होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आता है तुरंत रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज की अगर हम बात करते हैं तो इस फेज को और हम क्या कर सकते हैं? कॉल्ड एज, दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज। इसी फेज को हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज। और इस फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम मैच्योर। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे लाइक टेस्टिज ऑर्गन्स जो हैं, लाइक टेस्टिज, ओवरी, ये कैसे हो जाते हैं? बिकम मैच्योर। ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो चुके होते हैं। और जो है रिप्रोडक्टिव फेज में ही, मतलब दिस फेज, यह फेज जो है प्यूबर्टी के बाद वाला फेज आता है। तो आप कह सकते हो यह फेज प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, मतलब प्यूबर्टी से लेकर के सेनिसेंस फेज के पहले तक का यह फेज होता है। तो इस फेज में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके होते हैं, मतलब उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और ये वही फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म में बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी होती है। तो आप कह सकते हो पर्सन आप कह सकते हैं पर्सन एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, पर्सन प्रोड्यूस द चाइल्ड। इसी फेज में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? बच्चा पैदा कर सकता है। तो इसीलिए इसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं। पूरी तरह से यहाँ पे सब कुछ मैच्योर हो चुका होता है। इसी को हम एडल्ट फेज भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द एडल्ट फेज। इसी फेज को हम नाम देते हैं एडल्ट फेज। और तीसरा फेज होता है सेनिसेंस फेज। इसको हम ओल्ड फेज के नाम से भी जानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ओल्ड फेज। ओल्ड फेज का मतलब क्या होगा? वृद्धावस्था, है ना। तो वृद्धावस्था, तो ओल्ड फेज इसी को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ओल्ड फेज। तो आप कह सकते हो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फॉल ऑफ मेटाबॉलिज्म। फॉल ऑफ मेटाबॉलिज्म। इस फेज में ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे फॉल करने लगती है, मतलब सब कुछ जो है धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जुवेनाइल फेज में मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी स्टार्ट होती है और रिप्रोडक्टिव फेज में ये मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी जो होती है अपने पीक पे होती है, और सेनिसेंस फेज में ना मेटाबॉलिज्म की कैपेबिलिटी फॉल करने लगती है। तो आप कह सकते हैं तो इसको ओल्ड फेज कहते हैं। इस फेज में मेटाबॉलिक रिएक्शन से मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी फॉल करने लगती है, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। ठीक, तो अगर हम इस सेनिसेंस की फेज की बात करते हैं तो सेनिसेंस फेज में क्यों आता है? तो सेनिसेंस फेज में जो भी सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं या सेक्स हार्मोन्स या दूसरे हार्मोन्स होते हैं, उनके सेक्रेशन
उनके सेक्रेट होने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो आप एक टर्म याद रखेंगे ना, जो है ये जो 3 फेज हैं, जुवेनाइल फेज रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज सेनेसेंस फेज में जा रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप इसके लिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप कह सकते हो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। हार्मोन्स, तो हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ना दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन ऑफ वन फेज इनटू अनदर। तो मतलब जुवेनाइल फेज मैच्योरिंग फेज या रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर किया, और मैच्योरिंग या रिप्रोडक्टिव फेज सेनेसेंस फेज में एंटर किया। तो एक फेज को दूसरे फेज में ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो दैट इज द हार्मोन्स। तो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन ऑफ वन फेज इनटू द अनदर फेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं। तो लाइफ साइकिल के आधार पर या लाइफ स्पैन के आधार पर लाइफ स्पैन जीवन काल या लाइफ साइकिल के आधार पर प्लांट 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, हम बात कर सकते हैं एनुअल प्लांट। तो एनुअल प्लांट किसे कहते हैं? सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा प्लांट जिसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग केवल एक बार होता है और उसके बाद वो प्लांट डाई कर जाए। तो कहने का मतलब जिसका लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन एक सीजन का होता है, जो एक सीजन में एक बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है, उसको हम कहते हैं एनुअल प्लांट। तो आप कह सकते हो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग अकर्स वंस इन द, आप कह सकते हो इनका लाइफ साइकिल केवल एक सीजन का होता है। तो ऐसे प्लांट जिनका लाइफ साइकिल केवल एक सीजन का होता है, कहने का मतलब एक सीजन में एक बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं एनुअल प्लांट। और एनुअल प्लांट का एग्जांपल जैसे आप कह सकते हो वीट होता है, दूसरा राइस होता है, तीसरा मेज होता है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एनुअल प्लांट कहलाते हैं। अच्छा, दूसरा होता है बाइनियल बाइनियल प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो बाइनियल प्लांट किसे कहते हैं? जैसे आप कह सकते हो इनका लाइफ साइकिल मैक्सिमम 2 ईयर का हो सकता है, या आप ऐसे कह सकते हैं जिनका ऐसे प्लांट जो एक सीजन में 2 बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कर सके, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं बाइनियल प्लांट। तो बाइनियल प्लांट का एग्जाम्पल होता है, जैसे आप कह सकते हो पी प्लांट, मटर की अगर हम बात करते हैं, पी की बात करते हैं, तो मटर का पौधा एक बार ग्रो करता है तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। जब मटर की फली बनती है उसको एक बार फिर से तोड़ दिया जाता है, फिर उसी पौधे में फिर से दोबारा फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है। अब जब दोबारा छीमी टूटता है, मटर का पॉट जब दूसरी बार टूटता है, इसके बाद वो पौधा क्या करता है? सूख करके मर जाता है। तो इस तरह से एक सीजन में जब 2 बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो तो उसको हम कहते हैं बाइनियल प्लांट। जैसे हेनबेन, तो हेनबेन भी होता है बाइनियल प्लांट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरनियल प्लांट। तो पेरनियल प्लांट आप कह सकते हो ऐसे प्लांट जिसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कई बार होता है, मतलब पूरे लाइफ साइकिल में कई बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पेरनियल प्लांट। पेरनियल प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोकार्पिक पेरनियल प्लांट। तो मोनोकार्पिक पेरनियल प्लांट किसे कहते हैं? तो मोनोकार्पिक पेरनियल प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा प्लांट जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार, मतलब इसका लाइफ साइकिल है ना मेनी ईयर का होगा, या लाइफ स्पैन मेनी ईयर का होगा, लाइफ स्पैन इसका कई सालों का है, मतलब ये कई सालों तक जिंदा रह सकता है। तो आप कह सकते हो एनुअल प्लांट है ना 1 साल तक जिंदा रहता है मैक्सिमम, बाइनियल प्लांट 2 साल तक मैक्सिमम जिंदा रह सकता है,
और पेरिनियल प्लांट है ना कई सालों तक जिंदा रह सकता है। पेरिनियल प्लांट कई सालों तक जिंदा रह सकता है, मतलब इसका लाइफ स्पैन कई सालों का होगा, लेकिन कई सालों में इसमें केवल एक बार फ्रूटिंग और फ्लोरिंग होता है। तो आप कह सकते हो इसमें एक बार जो है फ्रूटिंग एंड फ्लोरिंग वंस, केवल एक बार होता है। पूरे लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ स्पैन में केवल एक बार फ्रूट और फ्लावर बनता है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं पेरेनियल मोनोकार्पिक प्लांट। ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एनसीईआरटी ने दो प्लांट दिया है, एक का नाम है नील खुरंजी है, जिसका नाम होता है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नील खुरंजी जिसको कहते हैं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इसमें हर 12 साल के बाद फ्लोरिंग होता है। तो 12 ईयर के बाद फ्लोरिंग होता है ना, 12 साल के बाद फ्लोरिंग होता है। ये हिलीज एरिया में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे केरल, कर्नाटक में ये पाए जाते हैं। तो इनमें फ्रूटिंग और फ्लोरिंग ना जो है 2018 में हुआ है, लास्ट अभी 2018 में हुआ है। अब नेक्स्ट बार जो फ्रूटिंग और फ्लोरिंग इसमें होनी है वो 2030 में होगा, लेकिन एनसीईआरटी में अभी पुराना डेटा है। तो एनसीईआरटी में है ना अभी दिया है 2006 में लास्ट फ्रूटिंग एंड फ्लोरिंग हुआ है, और फिर इसके बाद 2018 में नेक्स्ट होना है, ऐसा लिखा है। लेकिन अब डेटा चेंज हो जाएगा, तो 2018 में फ्रूटिंग फ्लोरिंग हो चुका है, और अब जाकर के इसमें फ्रूटिंग और फ्लोरिंग 2030 में होना है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है बम्बू। बांस का पौधा। बांस के पौधे में 50 से 100 साल के बाद फ्रूटिंग फ्लोरिंग होता है। 50 से 100 साल के बाद फ्रूटिंग फ्लोरिंग होता है, मतलब पूरे लाइफ स्पैन में 50 से 100 साल का जब पौधा हो जाएगा तब उसमें एक बार फ्लावर बनेगा और फ्रूट बनेगा, और फिर वो पौधा डाई कर जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट होता है जो है मोनोकार्पिक, दूसरा है पॉलीकार्पिक पेरिनियल प्लांट। तो पॉलीकार्पिक पेरिनियल प्लांट जैसे आप कह सकते हो मैंगो होता है। तो मैंगो एक पॉलीकार्पिक पेरिनियल प्लांट है। तो मैंगो में हर साल फ्रूटिंग और फ्लोरिंग होता है, उसका लाइफ स्पैन भी कई सालों का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्टिविटी क्या है? तो दीज आर द एग लेइंग इन द पोल्ट्री फॉर्म। तो आप कह सकते हो एग लेइंग इन पोल्ट्री फॉर्म, एग लेइंग इन पोल्ट्री। तो पोल्ट्री फॉर्म में जो मुर्गी अंडा देता है, आप कह सकते हो पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स जो अंडे देते हैं उसी को हम कहते हैं कैप्टिविटी। तो एग लेइंग इन द पोल्ट्री फार्म इज कॉल्ड एज कैप्टिविटी। तो एग लेइंग ये किससे रिलेटेड है? ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो क्या पोल्ट्री फार्म में जो एग लेइंग होता है वह रिप्रोडक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियली मुर्गी से अंडा दिलवाया जाता है, उसको जबरदस्ती बोला जाता है कि तुम अंडा दो, है ना, बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह दे करके ना उससे जबरदस्ती अंडा दिलवाया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कैप्टिविटी आप कह सकते हो एग लेइंग इन द पोल्ट्री फार्म कैप्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। दीज आर नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, यह रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। कैप्टिविटी इन द पोल्ट्री फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब यह रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। कैप्टिविटी में अगर कोई मुर्गी अंडा दे रही है, वह रिप्रोडक्शन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल मेथड है। तो मुर्गी में या बर्ड्स में जो है एक रिप्रोडक्शन होता है वो सीजनल होता है। तो आप कह सकते हो बर्ड्स जो होते हैं ये सीजनल ब्रीडर होते हैं। बर्ड्स जो होते हैं ये सीजनल ब्रीडर होते हैं। दीज आर द बर्ड्स में एग लेइंग सीजनल होता है, एग लेइंग। तो एग लेइंग सीजनल होता है, सीजनल होता है। तो आप कह सकते हो अगर किसी बर्ड्स में सीजन टू सीजन एग लेइंग हो रहा है, कोई बर्ड्स
अपने सीजन में ही अंडा पैदा कर रहा है तो ये रिप्रोडक्शन कहलाएगा। लेकिन पोल्ट्री फार्म में अगर अंडा पैदा कर रहा है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। ये बात याद रखेंगे, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल्स ब्रीडिंग के आधार पर, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक होता है सीजनल ब्रीडर और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो हम कह सकते हैं ऐसे एनिमल जो सीजन टू सीजन रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं डॉग की, डॉग का अपना रिप्रोडक्शन करने का एक सीजन होता है, ठंडी के लगभग ठंडी के मौसम में डॉग रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो एक सीजनल ब्रीडर है। तो आप कह सकते हो ऐसे एनिमल जो सीजन टू सीजन रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर। जैसे आप कह सकते हो एग्जांपल में आप कह सकते हो डॉग, तो डॉग एक सीजनल ब्रीडर है। और दूसरा कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर का एग्जांपल आप कह सकते हो ह्यूमन है, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब ना किसी भी महीने में वो बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी उसमें होती है, या आप ऐसे कर सकते हैं जो पूरे साल भर बच्चा पैदा कर सकते हैं, किसी भी महीने में बच्चा पैदा कर सकते हैं पूरे साल के दौरान। तो ऐसे एनिमल को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। जैसे ह्यूमन में आप देख लो तो ये एक कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल को दो भाग में फिर से बांटा गया है। एक होता है प्राइमेट्स एनिमल और दूसरा होता है नॉन प्राइमेट्स एनिमल। तो हम लोग प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स एनिमल की बात करते हैं। तो प्राइमेट्स एनिमल किसे कहते हैं? तो आप सिंपली कह सकते हैं ऐसा एनिमल जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ऐसा एनिमल जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो प्राइमेट्स कहलाता है। और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, जिसमें स्ट्रस साइकिल होता है, स्ट्रस साइकिल चलता है, ऐसा एनिमल जिसमें स्ट्रस साइकिल होता है उसको हम नॉन प्राइमेट्स कहते हैं। और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसको हम प्राइमेट्स मैमल कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो एनिमल में मैमल्स का एक क्लासिफिकेशन है, दिस इज द मैमल्स। तो मैमल्स दो तरह के होते हैं, प्राइमेट्स मैमल और नॉन प्राइमेट्स मैमल। आप इसको दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हैं प्राइमेट्स को, तो आप कह सकते हैं ऐसे एनिमल जिसमें प्लेसेंटा के टूटने पर ब्लीडिंग होता हो, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं प्राइमेट्स एनिमल। तो आप कह सकते हैं, है ना, प्राइमेट्स किसे कहते हैं? तो जो है आप कह सकते हो व्हेन ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द प्लेसेंटा। तो जब प्लेसेंटा टूटता है तो ब्लीडिंग होगा, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं प्राइमेट्स एनिमल। तो आप कह सकते हैं bleeding occurs after rupturing of placenta। तो ऐसा एनिमल जिसमें प्लेसेंटा के टूटने पर ब्लीडिंग हो, ऐसे एनिमल को हम प्राइमेट्स एनिमल कहते हैं। और जिस एनिमल में प्लेसेंटा के टूटने पर ब्लीडिंग ना हो, जिस एनिमल में प्लेसेंटा के टूटने पर ब्लीडिंग ना हो उसको हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। मींस प्लेसेंटा ये क्या है? ये फिटस और मदर के यूट्रस के बीच बनता है। जब बर्थ होता है, जिस समय बर्थ होता है तो ये प्लेसेंटा टूटता है। अगर प्लेसेंटा टूटेगा तो प्लेसेंटा के टूटने के साथ साथ ब्लीडिंग हो तो इसको हम कहेंगे प्राइमेट्स मैमल। और जिस मैमल्स में बर्थ के दौरान प्लेसेंटा के टूटने पर ब्लीडिंग ना होता हो, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो आप कह सकते हैं ब्लीडिंग डू नॉट अकर्स, डू नॉट अकर्स आफ्टर रप्चरिंग ऑफ प्लेसेंटा। तो जिसमें प्लेसेंटा के टूटने पर ब्लीडिंग नहीं होता है, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं नॉन प्राइमेट्स। और जिसमें प्लेसेंटा के टूटने पर ब्लीडिंग होता है, ऐसे एनिमल को हम कहते हैं प्राइमेट्स, है ना। तो प्राइमेट्स का एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, जैसे मंकी हो गया ना, मंकी हो गया।
जैसे एपीज हो गया, जैसे ह्यूमन हो गया। तो आप ये 3 याद रखेंगे, मंकी, एपीज और ह्यूमन, ये प्राइमेट्स मैमल होते हैं और इसमें स्ट्रेस साइकिल चलता है। दूसरा नॉन प्राइमेट्स मैमल्स, तो नॉन प्राइमेट्स मैमल में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे डॉग हो गया, डियर हो गया, लायन हो गया, फॉक्स हो गया, काऊ हो गया, है ना, फॉक्स हो गया, काऊ हो गया। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। जैसे काऊ में, काऊ जो है गाय जब बच्चा देता है तो उसमें भी प्लेसेंटा बनता है। तो बच्चा देते समय जब वो बच्चा जो है बाहर आ जाता है तो प्लेसेंटा टूट जाता है। तो क्या प्लेसेंटा जो है गाय में प्लेसेंटा के टूटने पर ब्लीडिंग होता है? बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वह एक नॉन प्राइमेट्स एनिमल है। तो यहाँ पे 2 साइकिल के बारे में, 2 रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में चर्चा किया गया है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है और दूसरा स्ट्रेस साइकिल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल के बारे में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यह फीमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्ट्रेस साइकिल हो चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यह फीमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यह मेल मैमल्स में नहीं होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेज आते हैं। एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है, एक प्रोलिफरेटिव फेज होता है और एक सेक्रेटरी फेज होता है। तो इसके बारे में हम रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।